नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। यह सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का 10वां चैप्टर है, कृषि और मृदा का पार्ट 1। यदि इस क्वेश्चन सीरीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, कृषि किस प्रकार की क्रिया है? कृषि किस प्रकार की क्रिया है? आपके ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कृषि क्या है। जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल उगाता है, जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल उगाता है, जैसे कि फल, सब्जियां, फूलों को उगाता है या फिर उपरोक्त क्रिया के साथ साथ पशुओं को भी पालता है, तो ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? कृषि कहलाती हैं। पुनः हम फिर से कहते हैं, जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल उगाता है, फल सब्जियां उगाता है, फूलों को उगाता है या फिर उपरोक्त क्रिया के साथ साथ पशुओं को भी पालता है, ये समस्त क्रियाएं क्या कहलाती हैं? कृषि कहलाती हैं। अब आगे आता है कि प्राथमिक किसे कहते हैं, द्वितीयक किसे कहते हैं, तृतीयक किसे कहते हैं और चतुर्थक किसे कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राथमिक, तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन भी शामिल होता है। दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र, वस्तुओं का विनिर्माण करता है। वस्तुओं का विनिर्माण मतलब कि यहाँ पे जैसे प्राथमिक क्षेत्र में मैंने क्या कर दिया? आलू बनाया। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में मैंने क्या किया? आलू बनाया। आलू बनाने के बाद द्वितीय क्षेत्र में मैं क्या कर रहा हूँ? आलू का चिप्स बना रहा हूँ। तो ये क्या होगा? जहाँ पे वस्तुओं का निर्माण और विनिर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद तृतीय क्षेत्र के इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात, संप्रेषण, वित्त, पर्यटन, सत्कार, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन एवं लोक सेवा, सूचना सूचना स्वास्थ्य आदि आते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। आपका अगला था आपका चतुर्थ क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र में ऐसे खास करके हम पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 ही क्षेत्र होते हैं। हाँ, कई जगहों पे चतुर्थ क्षेत्र की व्याख्या करता है। तो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत विद्वान आते हैं, विद्वान, इंजीनियर्स, ये सभी लोग आते हैं आपके चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत। हालांकि ज़्यादातर अब 3 ही सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। तो प्राथमिक वह सेक्टर जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग में लाते हैं। द्वितीय कि जहाँ पे हम प्राथमिक संसाधनों का, जो प्राथमिक संसाधन, जैसे मैंने बताया आलू मिला तो आलू का मैंने चिप्स बनाया, तो जहाँ पे हम प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण, विनिर्माण करते हैं। और तृतीय क्षेत्र की जिसके जरिए हम जो चिप्स मैंने बनाया, तो जहाँ पे मैं ले जाके चिप्स को बेचूंगा, जैसे व्यापार करना, ये सारी चीज़ें आपका क्या हो जाती है? तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। तृतीय सेक्टर को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और चतुर्थ क्षेत्र में आपके कौन आते हैं? आपके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सभी के सभी चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। तो हालांकि मुख्य रूप से हम 3 ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कृषि किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो कृषि क्या है? प्राथमिक क्रिया है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, कि कृषि क्या है? प्राथमिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी को जोतना क्यों आवश्यक है? मिट्टी को जोतना क्यों आवश्यक है? आपके ऑप्शन है, इससे मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है। दूसरा, इससे मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। तीसरा, इससे मिट्टी में खाद मिल जाती है। और चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए थोड़ा सा हम जानते हैं कृषि की पद्धतियों के बारे में। वर्तमान समय कृषि के लिए इन 7 चीज़ों को करना आवश्यक है कि जब भी हम कोई कृषि करेंगे तो सबसे पहले खेतों में क्या करेंगे? मिट्टी को तैयार करना या जुताई करना। उसके बाद आता है कि बुआई करेंगे, देन उसके बाद खाद एवं उर्वरक देंगे। उसके बाद सिंचाई करेंगे। जब सिंचाई कर लें तो उनमें खरपतवार, कीटों से सुरक्षा फसल को करेंगे। उसके बाद जब इनसे सुरक्षा होकर फसल पक जाती है तो उसकी हम क्या करेंगे? कटाई करेंगे और उसके बाद फसल को हम भंडारित करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मिट्टी को तैयार करना या जुताई करना, तो आइए देखते हैं मिट्टी को तैयार करना और जुताई करना में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यह पद्धति
यहाँ आप देखते हैं कि यह पद्धति सबसे पहले कृषि के लिए सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धति है। इस प्रक्रिया में मिट्टी को पोला या भुरभुरा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में मिट्टी को पोला या भुरभुरा बनाया जाता है ताकि मिट्टी के अंदर मौजूद पोषक पदार्थ ऊपर आ जाएं और पौधे उनका उपयोग कर अच्छी फसल दे सकें। यहाँ पे फिर अगला है कि यह प्रक्रिया हल से, कुदाल से या कल्टीवेटर से भी की जाती है। तो यहाँ पे मिट्टी की जुताई क्यों की जाती है? जो भी पोषक तत्व है पदार्थ के नीचे वो क्या आ जाए, ऊपर आ जाए और फसल उसका उपयोग करके अच्छे से अपनी पैदावार दे सकें। तो इसलिए मिट्टी की जुताई करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला कहता है कि इससे मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है, ये गलत है आपका। दूसरा कि इससे मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व तो ऊपर आ जाते हैं, तो आपका क्या है, बी बिल्कुल सही है। अगला है कि इससे मिट्टी में खाद मिल जाती है, ये भी आपका गलत है। और तीसरा आप चौथा कहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या था आपका बी, कि इससे मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व तो ऊपर आ जाते हैं। आइए अगला पढ़ते हैं, बीजों के बीच उचित दूरी से बीजों को। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो हमारे पास कृषि की 7 पद्धतियां, उसमें से दूसरी पद्धति मैंने बताया था बुआई। तो बुआई से ही आधारित यह आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौधों के बीच उचित दूरी से बीजों का, पहला है पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता है, दूसरा है पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तीसरा है उचित मात्रा में पानी मिलता है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हम बुआई के अंतर्गत देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले आता है मिट्टी में बीजों की बोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बुआई कहती है। मिट्टी में बीजों के बोने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। यह फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। किसान अच्छी गुणवत्ता और अधिक उपज देने वाले बीज कीप जैसे औजार या सील्ड ड्रिल की सहायता से बोते हैं। कीप जैसे औजार का मतलब कि ऐसे करके वो हल में लगा देते हैं और यहाँ से एक एक बीज क्या होते हैं, खेतों में गिरते रहते हैं। और बीजों के बीच में न्यूनतम निश्चित दूरी होनी चाहिए ताकि सभी बीजों को समान रूप से सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और पानी मिल सके। इसलिए दूरी रहना चाहिए क्योंकि समान रूप से सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और पानी मिल सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कह रहा है, पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिल सके, बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल सके, बिल्कुल ये भी आपका सही है। उचित मात्रा में पानी मिल सके, ये भी आपका क्या है, सही है। तो इस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन का आप सही ऑप्शन क्या होता है, डी, उपरोक्त सभी। ये सभी स्टेटमेंट बुआई के लिए क्या है, सही है। अगला है हरी खाद कैसे तैयार की जाती है। हरी खाद कैसे तैयार की जाती है, पहला है गोबर और मल मूत्र को सड़ा गलाकर, दूसरा है फल सब्जियों के कचरे के द्वारा, तीसरा है आपका मूंग, उड़द जैसी फसलों को उगाकर, और चौथा आपका है रसायनों द्वारा। तो जैसे मैंने कृषि पद्धतियों में आपको तीसरा पद्धति बताया था, खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देना। अब क्या है, यह एक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतुओं को अपशिष्ट से बचाता है। खाद एवं उर्वरक क्यों देते हैं, क्योंकि इससे के द्वारा पौधे या जंतुओं व अपशिष्ट से बचते हैं। और खाद मुख्यतः आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका गोबर का खाद, यह जंतुओं के मल मूत्र से, गोबर का खाद क्या होता है, जंतुओं के मल मूत्र एवं कूड़े करकट को गला सड़ा कर तैयार किया जाता है। दूसरा आपका है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद क्या होता है कि यह फल सब्जियों के कचरों के द्वारा तैयार किया जाता है। कंपोस्ट खाद क्या होता है, फल हो गए, आपके सब्जियां हो गए जो हम खेतों में बोते हैं, उनको सड़ा गलाकर उनसे तैयार किया जाता है आपका कंपोस्ट खाद। हरी खाद जो है, हरी खाद क्या होता है, सनई और ग्वार, जैसे हम लोग प्रेजेंट टाइम में अपने साइड में क्या बोलते हैं, ढैचा। तो जैसे सनई हो गया, ग्वार हो गया, मूंग, उड़द जैसे पौधों को खेतों में उगाए जाते हैं और फूल आने पर उनको खेतों में पलट दिया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, आपकी हरी खाद कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलन में आपका ढैचा है कि ढैचा को हमने बोया और जब वो फूल आने वाला होता है तो उसको हम खेतों में क्या करते हैं, उसकी जुताई कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि
हरी खाद कैसे तैयार किया जाता है? तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर। मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर हम क्या करते हैं कि हरी खाद को तैयार करते हैं। गोबर और मल मूत्र के द्वारा जो आपका होता है वो गोबर की खाद होती है। फल सब्जियों के द्वारा जो आपका आता है वो कंपोस्ट खाद होती है। मूंग उड़द के द्वारा जो होता है आपका वो क्या होता है, आपकी हरी खाद होती है। तो ये तीन रूप से, मुख्य रूप से तीन खाद होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो पहला है आपका कवक के द्वारा, दूसरा है शैवालों के द्वारा, तीसरा है ए और बी के द्वारा, और चौथा है दोनों में से किसी नहीं के द्वारा। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले कि दाल वाले पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है। राइजोबियम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हो। राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रस या नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, जिससे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण शैवालों के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आपके जीवाणुओं के साथ साथ शैवालों के द्वारा होता है। और यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसको क्या करते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं। और यह बदलने का कार्य कौन करता है? आपका राइजोबियम नामक जीवाणु और शैवाल भी करते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा है कि निम्न में से किसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? कवकों के द्वारा। तो मैंने कवक का नाम नहीं लिया है, तो कवक आपका क्या नहीं होगा। और दूसरा शैवालों के द्वारा। तो मैंने बताया कि स्थिरीकरण किसके कारण होता है? जीवाणु और शैवालों के द्वारा। तो यहाँ पे कवक तो नहीं होगा, लेकिन जीवाणु, तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है कि किसके द्वारा होता है? शैवालों के द्वारा। यहाँ पे यदि कवक की जगह जीवाणु दे देता तो आपका ऑप्शन क्या सही होता? सी वाला, कि ए और बी दोनों के द्वारा। हालांकि यहाँ पे कवक दिया है तो केवल शैवालों के द्वारा ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। अगला है, निम्न में से सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है? निम्न में से सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पहला आपका है नलकूप, दूसरा है कुएं, तीसरा है छिड़काव तंत्र, और चौथा है ड्रिप तंत्र। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हालांकि आधुनिक सिंचाई के मुख्य रूप से दो विधियां हैं आपका, कि एक आपका छिड़काव तंत्र और दूसरा टपकन या ड्रिप तंत्र। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नलकूप के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। जो हम अपना पंप सेट लगवाते हैं वो नलकूप के अंतर्गत आता है। ये आधुनिक समय में सबसे प्रचलित है, लेकिन इसमें पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। दूसरा है कुआं। प्राचीन काल में हम लोग देखते थे कि अक्सर लोग सिंचाई किससे करते थे? तो कुओं से करते थे, और जिसमें पानी भी वेस्ट होता था और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती थी। वर्तमान समय में जो सिंचाई की दो प्रमुख पद्धतियां प्रचलित हैं, पहला है आपका छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है कि इस विधि के द्वारा पाइपों के द्वारा जल को फव्वारे के रूप में फसलों पर छिड़का जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि पाइप बिछा दिए जाते हैं और बीच बीच में क्या कर दिया जाता है, छिद्र कर दिया जाता है, और इसके द्वारा ये क्या होता है, फव्वारे के रूप में पूरे फसल पे पहुँचते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पे होता है कि पानी का कम वेस्ट होता है और लगभग फसलों को अच्छे से पानी मिल जाता है। लेकिन इनमें से भी सबसे प्रचलित आपका ड्रिप तंत्र है, जिसको हम लोग टपकन, ठीक है, टपकन या ड्रिप तंत्र के नाम से, टपकन सिंचाई पद्धति के नाम से जानते हैं। इस विधि के द्वारा जल को पाइपों के द्वारा बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिराया जाता है। बूंद बूंद करके क्या किया जाता है? पौधों की जड़ों में गिराया जाता है। और इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। इस विधि में क्या होता है? जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हम कहेंगे निम्न में से सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ड्रिप तंत्र या टपकन तंत्र क्या है? सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी जल व्यर्थ नहीं जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या होगा? डी, ड्रिप तंत्र या टपकन तंत्र। अगला आपका कि 2,4-D, 2,4-D क्या है? आपका ऑप्शन है कीटनाशक, अगला है खरपतवार नाशक, तीसरा है सिंचाई मशीन, और चौथा है उर्वरक। तो यहाँ पे मैंने बताया कि चौथा आपका था सिंचाई, पांचवा मैंने आपको बताया था
खरपतवार और कीटों से फसलों की सुरक्षा, तो उसी में हम प्रयोग करते हैं आपका 2,4-D का। तो सबसे पहले ये देखते हैं खरपतवार से क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि खेतों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछनीय पौधों को, खेतों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछनीय पौधे क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। ये पौधे जल, पोषक तत्व आदि को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि मुख्य फसल क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं। और इनको जुताई करके या उखाड़ कर या काट कर निकाल दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। कई बार ऐसे पूछ देता है कि निराई किसे कहते हैं, तो फसलों को सही करने के लिए हम जो उनमें से खरपतवारों को निकालते हैं। अब यह निकालना या तो जुताई करके हो गया, या उसको काट कर हो गया, या उखाड़ के फेंकना, यह सभी किसमें आते हैं, निराई में आते हैं, निराई कहते हैं। और इनको खत्म करने के लिए एंट्राजीन, यहाँ पे एक और कीटनाशक का नाम है एंट्राजीन या 2,4-D जैसे रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको पता चला होगा कि 2,4-D क्या है, एक प्रकार से खरपतवार नाशक है। 2,4-D क्या है, खरपतवार नाशक है। तो यहाँ पे अगला था कीट के बारे में। तो कीट क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा, जैसे कि आपने देखा टिड्डा क्या करता है, फसलों के पत्तों पे छेद कर देता है, जिसके कारण फसल अच्छे से अपने भोजन को नहीं बना पाते हैं। तो ये होते हैं कीट। और तो यहाँ पे कीट, और ये खरपतवार के बारे में पूछा था, तो एंट्रीजन और 2,4-D एक प्रकार का क्या है, खरपतवार नाशक है। तो यहाँ पे आपका 7 का B सही होता है। अगला आपका कि लद्दाख की चांगपा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है। ऑप्शन एक का आपका है गहन निर्वाह, दूसरा है कर्तन और दहन, तीसरा है मिश्रित, और चौथा है चलवासी पशुचारण। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मुख्य रूप से कृषि जो होते हैं ना, वह आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है कि निर्वाह कृषि किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, ठीक है। यहाँ पे निर्वाह कृषि में केवल उतना ही वह खेती करेगा जितना वह खा सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में निर्वाह कृषि नहीं हो रही है, वाणिज्यिक कृषि भी हो रही है, कि हम खेतों में फसलों को बोते भी तो हैं, तो अपने लिए भी बोते हैं और उसके बाद उस फसलों को बेचते भी हैं। तो जो हम फसलों को उगाने के बाद बेचते हैं, तो उसे हम कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। और जो केवल अपने लिए उगाते हैं, केवल हम ही अपने खा सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है कि हम बेच सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं। अब यहाँ पे निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है। एक आपका स्थानांतरित कृषि, जिसे हम लोग झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि। तो यहाँ क्या होता है, स्थानांतरित कृषि में वनस्पति को साफ करके उनको जलाकर खेत बनाए जाते हैं। इस कृषि में किसान का हल का प्रयोग नहीं करता है। वनस्पति को जलाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। इस कृषि में एक बार खेत पर सारी फसलें बोई जाती हैं, जैसे कि एक साथ कई सारी फसलें बोई जाती हैं, मक्का, चावल, सब्जियां आदि। और एक बार फसल काटने के बाद खेत को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं। जैसे स्थानांतरित कृषि को हम लोग झूम कृषि भी कहेंगे, कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं। तो आप याद रखना कि स्थानांतरित कृषि को हम लोग झूम खेती भी कहते हैं, कर्तन या दहन खेती भी कहते हैं। अगला आता है आपका चलवासी या पशुचारण कृषि। तो चलवासी क्या होता है, चलवासी पशुचारण में लोग अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ये भेड़, ऊंट, बकरियां, याक, मवेशियां आदि पालते हैं, जो इन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे कि लद्दाख की चांगपा जनजाति, जम्मू कश्मीर के बकरवाल, हिमाचल प्रदेश के गड्डी, ये सब क्या करते हैं, चलवासी कृषि के घोतक हैं। ये लोग चलवासी कृषि करते हैं। तो झूम खेती और चलवासी में क्या अंतर है कि जो आपका झूम खेती होता है वहाँ पे मानव का एक ग्रुप चलता रहता है, और चलवासी में क्या होता है कि मानव तो रहते हैं लेकिन साथ साथ ये क्या करते हैं, अपने पशुओं को भी लेकर चलते हैं, तो उसे हम चलवासी कृषि कहते हैं। तो ऐसा कृषि हमारे यहाँ अक्सर करके उत्तर पूर्वी इलाके में, उत्तर पूर्वी भारत में देखने को मिलता है। अगला आपका वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि को देखते हैं हम
कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बड़े पैमाने पर होता है। इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य उत्पादों को बेचना होता है। अब यहाँ पे होता है कि यहाँ पे यह जो होते हैं आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका मिश्रित कृषि, कि मिश्रित कृषि में जहाँ पे हम क्या करेंगे कि पशुओं को भी पालेंगे और साथ साथ फसलों को भी उगाएंगे, पशुओं के साथ साथ फसलों को भी उगाएंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। और रोपण कृषि में क्या किया जाता है कि इसमें फसलों को रोपा जाता है, जैसे चाय हो गया, कॉफी, केला, कपास, रबड़, काजू, गन्ना जैसी फसलों को उगाया जाता है। इन फसलों को नगदी फसल भी कहते हैं। तो रोपण कृषि के अंतर्गत केवल उन्हीं फसलों को बोया जाता है जिनको हम लोग नगदी फसल कहते हैं। जैसे कि आपका चाय, कपास, गन्ना, ये सारे किस्में आते हैं, रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हर एक कृषि को अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि आपका लद्दाख की चांगपा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है, तो वह एक प्रकार का चलवासी पशुचारण, जिसमें जहाँ पे वो अपने पशुओं को भी लेकर चलते हैं, मवेशियों को लेकर चलते हैं और रुकते हैं और वहाँ पे कृषि करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते रहते हैं। और ऐसा करके मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश का आपका गिद्दी, जम्मू कश्मीर का बकरवाल और लद्दाख का चांगपा जनजाति क्या करता है, आपका चलवासी पशुचारण करता है। अगला आपका है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे बुंदेलखंड झूम दिया है, मलेशिया रोका दिया है, ब्राजील बेवार दिया है और उत्तर पूर्वी भारत लदांग दिया है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो सारे नाम दिए गए हैं, झूम कृषि को हर एक क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो झूम या कर्तन या दहन कृषि हो गया, उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए इसके हम चार्ट को देखते हैं कि कहाँ पे किसको क्या कहा जाता है। तो जैसे उत्तर पूर्वी भारत में इसे हम क्या कहते हैं, झूम कृषि के नाम से ही जानते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत आपका क्या मेघालय, नागालैंड, मिजोरम आदि राज्य आते हैं। बुंदेलखंड में इसे हम क्या कहते हैं, बेवार कहते हैं। आगे आपका आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में झूम कृषि को हम क्या कहते हैं, दीपा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को हम क्या कहते हैं, पोंडू कहते हैं। मलेशिया में क्या कहते हैं, लदांग कहते हैं। ब्राजील में हम क्या कहते हैं, रोका कहते हैं। ये सभी के सभी क्या है, झूम कृषि के नाम है। तो यहाँ पे दिया है आपका कि बुंदेलखंड, तो आपका बुंदेलखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं हम लोग, बेवार कहते हैं। उसके बाद मलेशिया में क्या कहते हैं, लदांग कहते हैं। उसके बाद आपका होता है कि ब्राजील में इसे क्या कहा जाता है, रोका कहा जाता है। और उत्तर पूर्व भारत में क्या कहा जाता है, इसे झूम कृषि के नाम से ही जाना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अपने से मिला सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका अगला है टसर, मूंगा, एदी और कोसा है। पहला आपका है कि मुर्गियों की किस्में, दूसरा है रेशम की किस्में, तीसरा है मछलियों के नाम और चौथा है चाय के प्रकार। तो आइए थोड़ा सा इसके लिए हम जानते हैं कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, तो यहाँ पे क्या है कि इस रेशम कीट के पालन को हम लोग सेरीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। इस पालन में रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। रेशम एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। इस चीज़ को भी याद रखना, रेशम एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। रेशम के जो होते हैं प्रकार, कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे टर्सर, मूंगा, एरी और कोसा। ये सभी के सभी क्या है, रेशम के प्रकार हैं। भारत के कई स्थान जैसे बनारस, पोचमपल्ली जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पोचमपल्ली, असम रेशम के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, टर्सर, मूंगा, एरी और कोसा क्या है, तो ये सभी के सभी क्या है, बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, रेशम की किस्में है। ये सभी के सभी क्या है, रेशम की किस्में हैं। बाकी अन्य जानकारियों को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम होता है एक प्रकार का, पहला वसा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा प्रोटीन और चौथा विटामिन। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका रेशम एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या होता है, सी, कि रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मधुमक्खियों को पालने का सही समय है। ए है आपका जून जुलाई, बी है जनवरी फरवरी, सी है अक्टूबर से दिसंबर और डी है मार्च।
तो यहाँ पे हम मधुमक्खी पालन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। मधुमक्खी पालन को हम एपी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। मधुमक्खियों को पहला स्टेटमेंट आता है कि मधुमक्खियों को शहद के लिए पाला जाता है। दूसरा है, जब किसी मधुमक्खी को पराग रस मिल जाता है तो वह अपने साथी को नृत्य करके बताती है। जब किसी मधुमक्खी को पराग या रस किसी फूल से मिल जाता है तो वह नृत्य करके बताती है। भारत में मधुमक्खियों को पालने के लिए अक्टूबर से दिसंबर, यहाँ पे याद रखना, अक्टूबर से दिसंबर तक का महीना उपयुक्त रहता है, क्योंकि इन्हीं महीनों में रानी मक्खी अंडे देती है। इन्हीं महीनों में रानी मक्खी अंडे देती है। अगला आपका है कि मधुमक्खी पालन वहाँ अच्छा होता है जहाँ आसपास क्या हो, बाग बगीचे हों। अगला स्टेटमेंट आपका है कि मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ियों के डिब्बे और चीनी के घोल की आवश्यकता पड़ती है। तो हालांकि हमसे ये पूछा हुआ था कि भारत में मधुमक्खी को पालने का सही समय क्या है, तो भारत में मधुमक्खी को पालने का सही समय क्या है, अक्टूबर से दिसंबर। और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या होता है, सी सही होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है, केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। बिल्कुल सही है आपका, केचुआ पालन को हम क्या करते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं। तो पहला आपका सही है। अगला है, रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, ये भी आपका सही है। और आपका अगला है, कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक जलवायु है। ये भी आपका सही है कि जलवायु यदि अच्छी रही तो कृषि भी अच्छा होता है, जलवायु यदि अच्छी नहीं रही तो हमारी फसल भी क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। तो ये भी आपका सही है। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम देखते हैं तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो यहाँ पे सही आपका क्या होगा, डी वाला, उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। अगला आपका है कि ज्वार और बाजरा कहाँ पर उगाते हैं। ज्वार और बाजरा कहाँ पर उगाते हैं, तो ये खास करके क्या वही होता है कि ज्वार और बाजरा कहाँ पे, तो ये आपके आते हैं, पहला आपका है समतल मैदान में, दूसरा पहाड़ी क्षेत्रों में, तीसरा शुष्क क्षेत्रों में और चौथा तटीय क्षेत्रों में। तो हम देखते हैं समतल मैदानों में खास करके हम क्या नॉर्मल धान, गेहूं और गन्ने की खेती करते हैं। समतल मैदानों में गेहूं, गन्ना, आपका चना हो गया, इनकी खेती हम क्या करते हैं, समतल मैदानों में कर लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर करके हम चाय, कॉफ़ी, कहवा की खेती करते हैं। शुष्क मैदानों में हम क्या करते हैं, जहाँ पर पानी की अच्छी पहुँच नहीं हो पाती वहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्वार और बाजरा की खेती करते हैं। ज्वार और बाजरा, और इसके लिए भी सबसे अच्छी मिट्टी होती है क्या, बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। तो शुष्क मैदानों में हम क्या करते हैं, ज्वार और बाजरा की। और तटवर्ती मैदानों में ऐसी फसलों को बोते हैं जहाँ जिसके लिए पानी सबसे अधिक चाहिए होता है। जैसे कि आप धान को देख सकते हैं, जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में क्या बोया जाता है, धान बोया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है ज्वार और बाजरा कहाँ पे उगाते हैं, तो ज्वार और बाजरा शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं और इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है आपकी बलुई मिट्टी। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका क्या होता है, इसके लिए सी सही होता है कि ज्वार बाजरा शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। अगला है, सुमेलित कीजिए। मूंगफली है अफ्रीका, मटर है दक्षिण अमेरिका, पपीता है यूरोप और बाजरा है अमेरिका। तो ये सारे ऑप्शन हैं कि विभिन्न सारे खाद्यान्नों को भारत में अलग अलग क्षेत्रों से लाया गया था और वह क्षेत्र कौन कौन से थे उन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए पहले इस डिटेल को देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ से किन देशों को लाया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं गेहूँ। गेहूँ जो भारत आया था वह उत्तर पश्चिम एशिया से आया था। चना भी भारत उत्तर पश्चिम एशिया से लाया गया था। आलू को दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। टमाटर जो आया था ये भी दक्षिण अमेरिका से आया था। मिर्च भी जो आया था आपका दक्षिण अमेरिका से, मिर्च भी आपका दक्षिण अमेरिका से। मूंगफली दक्षिण अमेरिका से। अमरूद आपका दक्षिण अमेरिका से। मक्का मैक्सिको से भारत को आया था। मटर जो था आपका यूरोप। गोभी भी आपका यूरोप आता है। उसके बाद आपका है सोयाबीन। सोयाबीन आपका चीन से आता है। पपीता अमेरिका। कॉफ़ी जो है अफ्रीका से। बाजरा अफ्रीका से। भिंडी जो है अफ्रीका महाद्वीप से लाया गया था भारत को। तो इसी से आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका
मूंगफली कहाँ से लाया गया था? तो मूंगफली को लाया गया था आपका दक्षिण अमेरिका से। मूंगफली को दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। दूसरा आपका है मटर। मटर को कहाँ से लाया गया था? तो मटर को लाया गया था यूरोप से। तीसरा आपका है पपीता। पपीता को कहाँ से लाया गया था? तो अमेरिका से लाया गया था। और चौथा है आपका बाजरा। तो बाजरा को कहाँ से लाया गया था? अफ्रीका से लाया गया था। तो इस प्रकार से आप कूट को देख सकते हैं कौन सा कूट सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किसको सुनहरा रेशा कहा जाता है? निम्न में से किसको सुनहरा रेशा कहा जाता है? पहला है ऊन, दूसरा है रेशम, तीसरा है पटसन और चौथा है पॉलिएस्टर। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं रेशे तंतु, रेशे जो हो गए जिसको हम लोग तंतु भी कह लेते हैं, इसके प्राप्ति के मुख्यतः दो स्रोत हैं। एक आपका प्राकृतिक और दूसरा आपका होता है कृत्रिम। प्राकृतिक में जो हमें प्रकृति के तौर पर मिले, प्राकृतिक रेशे भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका जंतु रेशा, जंतु जिन्हें हम जंतुओं के द्वारा प्राप्त करते हैं, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जांतव रेशा भी कहते हैं, जांतव ना। प्राकृतिक रेशा भी दो प्रकार से पाए जाते हैं। एक आपका जंतु जिसे हम लोग जांतव रेशा कहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि भेड़ से, बकरियों से हमें क्या ऊन प्राप्त होता है। भेड़ और बकरी, जैसे कि आपका पश्मीना ऊन हो गया, आपका अंगोरा ऊन हो गया, किससे प्राप्त किया जाता है? आपके बकरियों से प्राप्त किया जाता है। तो भेड़ और बकरियों से जो हमें ऊन प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जांतव रेशा कहते हैं। और उसके बाद जो जो क्या कहते हैं आपका कि विभिन्न पौधों से जो प्राप्त होता है, पौधों से जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? पादप रेशा कहते हैं। जैसे कि आपका रेशम, रेशम क्या हो गया, उसके बाद आपका जूट हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, ये भी एक प्रकार के रेशे ही हैं। लेकिन यह किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? पादप रेशा कहते हैं। और कृत्रिम रेशा मैंने जो बताया था, कृत्रिम रेशा कि जिससे मनुष्य क्या करता है? विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशा कहते हैं, जिसे मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। इसमें खास करके क्या आता है? आपका नायलॉन। नायलॉन, नायलॉन ये क्या है? पूर्ण रूप से क्या है? आपका कृत्रिम रेशा है जिसे मनुष्य बनाता है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं आपका कि एक आपका होता है प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है आपका कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा दो प्रकार के होते हैं। एक जो जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम लोग जांतव रेशा कहते हैं, और जो प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक जो जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है उसे जंतु रेशा, और जो पादपों के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? पादप रेशा कहते हैं। जंतु रेशा में आपका क्या आ जाता है? आपका पश्मीना ऊन हो गया, अंगोरा ऊन हो गया, ये सभी किस में आते हैं? आपके जंतु रेशा में आते हैं। और पादप रेशा में क्या हो गया? जो जूट और कपास से तैयार किया जाता है, जूट और कपास से। कृत्रिम रेशा कि जिसे मनुष्य रसायनों का प्रयोग करके रेशा बनाता है, जैसे कि इसमें खास करके क्या आता है? नायलॉन। नायलॉन ये आपके कृत्रिम रेशा में आता है। अब यहाँ पे पूछा है निम्न में से किसको सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जब आप पढ़ोगे जूट के बारे में, जूट के बारे में जब आप पढ़ते हो तो जूट को क्या कहा जाता है? पटसन। जूट को यह क्या कहा जाता है? पटसन। और उसके बाद यहाँ पर उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। जूट को हम लोग क्या कहते हैं? पटसन कहते हैं, और इसे हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होगा सी आपका। अगला है निम्न में से कौन से पादप रेशे हैं? निम्न में से कौन से पादप रेशे हैं? तो मैंने बताया था कि वह रेशे जो जंतुओं के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उसे जांतव रेशे कहते हैं, जांतव। जैसे कि आपका ऊन हो गया, ऊन में जैसे पश्मीना ऊन हो गया, अंगोरा ऊन हो गया, और उसके बाद जो रेशे पादपों के द्वारा प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पादप रेशा। जैसे कि मैंने बताया था जूट और कपास, तो जूट को भी पादपों से प्राप्त किया जाता है और कपास को भी पादपों से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या होता है? सी, कि दोनों के दोनों क्या है? पादप रेशे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भेड़ से ऊन गर्मियों में क्यों उतारी जाती है? भेड़ से ऊन गर्मियों में क्यों उतारी जाती है? पहला आपका है गर्मियों में ऊन की कीमत ज़्यादा मिलती है। दूसरा आपका है ताकि भेड़ गर्मी को बर्दाश्त कर सके। तीसरा है
गर्मियों में भेड़ों पर ऊन ज़्यादा होते हैं, और चौथा उपरोक्त सभी। तो आइए ऊन के बारे में कुछ स्टेटमेंट को हम लोग जानते हैं। पहला स्टेटमेंट, ये हमें भेड़, बकरी, ऊँट, याक, लामा आदि जानवर से मिलता है। ये हमें भेड़, बकरी, ऊँट, याक, लामा आदि से मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऊन का मुख्य स्रोत भेड़ है। भेड़ों से ऊन गर्मी के मौसम में उतारी जाती है ताकि वह गर्मी को बर्दाश्त कर सके। जब हम ऊन उतारते हैं तब भेड़ों को कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि उनकी त्वचा की ऊपरी परत क्या होती है, मृत कोशिकाओं से बनी होती है। जैसे कि हमारा जो नाखून है, हम नाखून को काटते हैं तो कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ये भी क्या है, मृत कोशिकाओं से बनी हुई है। तो सेम उसी तरह से भेड़ की त्वचा की जो ऊपरी हिस्सा होता है वह मृत कोशिकाओं से बना होता है और उसे किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। और अगला क्या है कि पश्मीना और अंगोरा। पश्मीना और अंगोरा जो है आपका बकरियों से प्राप्त किया जाता है, ये भी आपके ऊन की एक किस्म है। तो हालांकि यहाँ पे पूछा था भेड़ से ऊन गर्मियों में क्यों उतारी जाती है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि ताकि भेड़ गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है। आपका अगला है कि भारत की सॉरी मिट्टी की सबसे ऊपरी परत काली होती है, क्योंकि यहाँ पे पहला ऑप्शन है इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं। दूसरा, इसमें पत्थर पाए जाते हैं। तीसरा, इसमें आधार शैल पाए जाते हैं। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका सही ऑप्शन ए होता है कि इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं। आप लोग खनिज के बारे में बड़े अच्छे से जानते होंगे। ह्यूमस हमें परेशान करता है कि ह्यूमस क्या होता है, तो मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न सारे आपके पेड़ पौधों की पत्तियाँ सड़ती गलती हैं, जहाँ पे घास क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। तो वही घास जो सड़ने के बाद, पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने के बाद जो ऊपरी परत बनती है उसी हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ऊपरी परत जो बनती है, जो पौधों के सड़ने गलने से ऊपरी परत जो बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस का रंग भी आपने देखा होगा, जब पौधे या पत्तियां सड़ती गलती हैं तो क्या होती है कि काली होती है। तो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत काली क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या, ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन आपका क्या होता है, ए। आइए थोड़ा सा भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा, ऐसे भारतीय मृदा संगठन के अनुसार भारत में मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन उनमें से जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला आपका जलोढ़ आता है, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी और पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी है। तो आइए एक एक करके सभी मिट्टियों के बारे में जानते हैं। पहला आपका जलोढ़ मिट्टी। इस प्रकार की मृदा मैदानी और नदी की घाटियों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की मृदा को लगभग सभी प्रकार के फसल उगाई जा सकती है। इस प्रकार की मृदा में लगभग सभी प्रकार की फसल उगाई जा सकती है। अगला है, उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें क्या हैं, गेहूं है, चावल है, दलहन है, तिलहन है, कपास है, गन्ना इत्यादि इस प्रकार की मृदा में उगाई जाती हैं। अगला है आपका काली मृदा। यह मृदा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है और इसमें उगाई जाने वाली प्रमुख फसल क्या है, कपास है। इसलिए इसे काली कपासी मृदा या स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली कपासी मृदा या स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी को जानते हैं। अगला आपका है लाल मृदा। यह मृदा दक्षिण भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। सिंचाई की सुविधा से इसमें धान, आलू, कपास आदि उगाए जा सकते हैं। अगला आपका लेटराइट मृदा। यह मृदा वहाँ पाई जाती है जहाँ पे वर्षा अधिक होता है। जैसे कि भारत में आपका केरल राज्य, मेघालय राज्य और आपके तटवर्ती राज्य हो गए। और यह मृदा खेती के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन इसमें कॉफ़ी और चाय की खेती अच्छी खासी होती है। अगला है आपका मरुस्थलीय या शुष्क मृदा। तो यह मृदा शुष्क या अर्धशुष्क स्थानों में पाई जाती है और यह मृदा राजस्थान और लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। आप कैसे कहोगे आपकी मरुस्थलीय, तो आपको पता होना चाहिए मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका ग्रीष्म मरुस्थल और एक होता है शीत मरुस्थल। जैसे कि आपने जो देखा हमारे यहाँ
थार का जो मरुस्थल है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म मरुस्थल कहते हैं। और उसके बाद जब लद्दाख क्षेत्र में जाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और मरुस्थल ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे नमी की कमी होती है, और नमी की कमी के कारण वहाँ पे किसी भी प्रकार के पौधे नहीं पनपते हैं। तो आप लद्दाख में भी जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे दूर तक बर्फ फैला होता है और वहाँ पे किसी भी प्रकार की वनस्पतियाँ नहीं होती हैं। तो यहाँ वो अभी लद्दाख आपके किस में आता है, मरुस्थलीय या शुष्क मृदा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है। तो आपका पहला है जलोढ़, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी और चौथा है लेटराइट। तो जैसा कि मैंने लाल मिट्टी के बारे में बताया कि लाल मिट्टी सिंचाई के बाद क्या होती है, उपजाऊ बन जाती है। और इसका रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोहे की अधिकता होती है और लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कपासी मृदा किसे कहते हैं। पहला है लेटराइट, दूसरा है लाल, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी और चौथा है काली मिट्टी। तो जैसा मैंने बताया कि काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी भी कहते हैं और इसमें सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है, जिसके कारण इसे काली कपासी, और इसका एक अन्य नाम आता है रेगूर भी इसका नाम आता है। तो इसको 2 से 3 नामों से, पहला काली मिट्टी, दूसरा रेगूर, तीसरा काली कपासी और चौथा आपका स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका क्या होता है, डी सही होता है। आपका अगला है लद्दाख में कौन सी मृदा पाई जाती है। लद्दाख में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो मैंने बताया कि आपका पहला ऑप्शन है मरुस्थलीय, दूसरा है लाल, तीसरा है लेटराइट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था कि पूरे विश्व में 2 प्रकार के मरुस्थल आते हैं, एक आपका ग्रीष्म मरुस्थल और दूसरा होता है शीत मरुस्थल। भारत में ये दोनों चीज़ों को आप आसानी से दे सकते हो। राजस्थान का जो पूरा क्षेत्र वह ग्रीष्म मरुस्थल के अंतर्गत आता है और लद्दाख का जो पूरा क्षेत्र वह शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो लद्दाख में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला है अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों को उगाकर मृदा का निम्नीकरण को रोका जा सकता है। दूसरा आपका है कि अतिचारण से मृदा का निम्नीकरण होता है। तो अतिचारण मतलब अधिक चराई से, अतिचारण का मतलब होता है कि अधिक चराई से मृदा का निम्नीकरण का मतलब कि मृदा का अपरदन होता है। तो बिल्कुल सही है। आप जहाँ पे फसल बो रहे हो या जहाँ पे घास लगे हुए हैं उनको हमेशा बार बार जाके पशु चर जाते हैं तो घासों में वृद्धि नहीं होगी, जिनके कारण उनके जड़ कमजोर होते हैं और मृदा का अपरदन बढ़ सकता है। तो ये आपका सही है। पहला वाला भी ऑप्शन आपका सही है कि अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों को उगाकर मृदा का निम्नीकरण को रोका जा सकता है। तीसरा आपका है कि जलोढ़ मृदा में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जलोढ़ मृदा में सभी प्रकार की फसलें को हम उगा सकते हैं। चौथा है लेटराइट मृदा धान की फसल के लिए अच्छी होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो मैंने आपको बताया था लेटराइट मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है, केवल चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त होती है। इसमें धान की किसी भी प्रकार की फसल, अन्य किसी फसल को नहीं उगा सकते हैं। तो चौथा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। तो सही आपका पहला है, दूसरा है और तीसरा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला वाला ऑप्शन आता है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इस प्रकार से ए आपका सही होता है। क्वेश्चन 24 है निम्न में से किसको कृत्रिम ऊन कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन है रेयान, दूसरा है नायलॉन, तीसरा पॉलिएस्टर और चौथा है एक्रिलिक। तो आइए सबके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि पहला रेयान लकड़ी की लुगदियों से बनाया जाता है, यह मानव निर्मित रेशा है। रेयान लकड़ी की लुगदियों से बनाया जाता है, यह मानव निर्मित रेशा है। दूसरा आपका नायलॉन पूर्ण रूप से बनाया जाता है, कृत्रिम रेशा। यह पूर्ण रूप से क्या है, कृत्रिम रेशा है। इसका प्रयोग रस्सी बनाने में, तंबू बनाने में, टूथब्रश बनाने में, पर्दे बनाने में आदि में किया जाता है। अन्य कृत्रिम रेशों में एक आता है आपका पॉलिएस्टर और एक आता है एक्रिलिक। तो एक्रिलिक को हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम ऊन कहते हैं। एक्रिलिक जो होता है आपका कृत्रिम ऊन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कृत्रिम ऊन उसे कहते हैं जिसे मनुष्य विभिन्न सारे रसायनों का प्रयोग करके बनाता है, और उसमें से एक्रिलिक को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम ऊन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या होता है, डी वाला, कि एक्रिलिक को हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम ऊन कहते हैं। 25 पे पश्मीना और अंगोरा है।
पहला आपका ऊन की किस्में, दूसरा है कपास की किस्में, तीसरा है पॉलीएस्टर की किस्में और चौथा है जूट की किस्में। तो मैंने आपको बताया था कि पश्मीना और अंगोरा जो होता है वह बकरियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है और यह एक प्रकार की ऊन की किस्में हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका क्या होता है, ए आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाया जाता है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है हरियाणा। तो यहाँ पे गन्ना सबसे अधिक उगाया जाता है आपके उत्तर प्रदेश में। गन्ना सबसे अधिक उगाया जाता है आपके उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं कि भारत के प्रमुख राज्यों के प्रमुख फसलों का एक चार्ट हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं गेहूँ सबसे अधिक कहाँ पे उगाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश में, जौ आपके उत्तर प्रदेश में, बाजरा राजस्थान में, ज्वार महाराष्ट्र में, मक्का आपका आंध्र प्रदेश में, दालें जो है महाराष्ट्र में, गन्ना उत्तर प्रदेश में। अगला आपका आता है चाय जो है असम में, कॉफ़ी कर्नाटका में, कपास गुजरात में, जूट पश्चिम बंगाल में, रबर केरल में। तो यह कुछ विभिन्न राज्यों के प्रमुख फसलें हुई जहाँ पे उनको अधिक मात्रा में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। पहला आपका गेहूं की खेती के लिए, दूसरा है चाय की खेती के लिए, तीसरा है रबड़ की खेती के लिए, चौथा है ज्वार की खेती के लिए। तो महाराष्ट्र किसके लिए पसंद है, तो मैं प्रसिद्ध है, तो आपको मैंने बताया था कि ज्वार की खेती के लिए। अब यहाँ पे अन्य किसी की बात करें तो गेहूं आपका प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश। चाय की खेती के लिए जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, चाय की खेती के लिए असम है। और अगला आपका आता है रबड़ की खेती के लिए, जैसा कि आपको पता है रबड़ की खेती के लिए क्या पसंद है, आप प्रसिद्ध है आपका केरल। तो यहाँ पे पूछा था महाराष्ट्र प्रसिद्ध है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। महाराष्ट्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्वार की खेती के लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। अगला आपका आता है कि निम्नलिखित फसलों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित फसलों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे फसल है और दूसरा आपका राज्य है कि किस राज्य में किस फसल को सबसे अधिक मात्रा में बोया जाता है। किस राज्य में किस फसल को सबसे अधिक मात्रा में बोया जाता है। तो सबसे पहले बाजरा जो होता है आपका राजस्थान में, उसके बाद आपका मक्का आपका होता है आंध्र प्रदेश में। अगला आपका कर्नाटक में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, कॉफ़ी होता है। उसके बाद गेहूं सबसे अधिक कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी का ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो आप इस कूट की सहायता से देख सकते हैं कौन सा कूट मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के सामने। तो अगला है महाराष्ट्र का कौन सा शहर अंगूर के खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का कौन सा शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला आपका है मुंबई, दूसरा है नासिक, तीसरा है कोल्हापुर और चौथा है पुणे। तो यहाँ पे आप जब पढ़ते हो तो महाराष्ट्र का नासिक जो है अंगूर की खेती के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का नासिक जो है अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्र और उनके प्रमुख फलों के बारे में जानते हैं कहाँ पर होता है। तो यहाँ पे पहला आपका है संतरा। संतरा के लिए आपका नागपुर फेमस है जो पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। दूसरा है काजू, काजू के लिए गोवा आपका प्रसिद्ध है। तीसरा है लीची, लीची के लिए देहरादून जो उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देन उसके बाद मुजफ्फरपुर जो बिहार में पड़ता है। तो यह क्या है, लीची के लिए प्रसिद्ध है। अगला आपका अल्फांसो। अल्फांसो जो है आम की एक प्रजाति है और यह कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो रत्नागिरी जो पड़ता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का रत्नागिरी अल्फांसो आम के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित है। अगला आपका है सहतूत। सहतूत जो है अमृतसर पंजाब के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अंगूर, जैसा कि जो क्वेश्चन पूछा था कि नासिक किसके लिए प्रसिद्ध है, अंगूर के लिए। उसके बाद स्ट्रॉबेरी, तो आपका महाराष्ट्र का महाबलेश्वर जो आता है वह स्ट्रॉबेरी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आपका आता है अनानास, जो पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी है वह अनानास के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला आपका आता है केला। महाराष्ट्र का जलगांव जो है केला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आपका अगला आता है चीकू। तो महाराष्ट्र का दहानू जो है वह चीकू के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला आता है सेव। तो हिमाचल प्रदेश का कोटगढ़ जो है वह सेव के लिए प्रसिद्ध है। और लास्ट वन आपका आता है अमरूद। तो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जो है आपके अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका है कि संतरा, संतरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संतरा के लिए प्रसिद्ध है आपका पहला नागपुर, दूसरा अमृतसर, तीसरा इलाहाबाद और चौथा आपका जलगांव। तो आइए सबसे पहले
एक एक करके सबसे पहले सभी पे चर्चा करते हैं। तो आपका महाराष्ट्र का नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरा के लिए, जैसा कि मैंने ऊपरे वाले आपके डायग्राम में आपको दिखाया। दूसरा आपका है कि पंजाब का जो अमृतसर है शहतूत के लिए है, शहतूत के लिए है। उसके बाद इलाहाबाद किसके लिए? उत्तर प्रदेश का अमरूद के लिए है, इलाहाबाद आपका अमरूद के लिए है। और लास्ट वन जलगांव जो पड़ता है महाराष्ट्र में, किसके लिए? केला के लिए है। तो हालांकि यहाँ पे पूछा था संतरा प्रसिद्ध है, तो संतरा के लिए प्रसिद्ध क्या है? आपका महाराष्ट्र का नागपुर। तो सही ऑप्शन आपका ए होता है, महाराष्ट्र का नागपुर संतरा के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 48 आवर बाद मैं आपको बताता हूं हमेशा कि मेरा हर एक वीडियो 48 घंटों के बाद आता है, और मेरा जो वीडियो है आपको सीक्वेंस से चैप्टर वाइज मिलता है। और यदि इस क्वेश्चन सीरीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।